5 अमीर घर की एक जैसी दिखने वाली बहनें जिन्हें पढ़ाने आता है एक गरीब घर का लड़का, पर उनकी लाइफ में इतनी वैल्यूज ऐड कर देता है कि एक एक करके वो उससे प्यार करने लगती हैं। पर ये पूरे एनिमे का सस्पेंस ये है कि वो आखिर में इनमें से किससे शादी कर रहा है। कहानी की शुरुआत होती है फ्यूचर से, जहाँ एक लड़की वेडिंग की ड्रेस में हाथ में गुलदस्ता लेके वेट कर रही होती है अपने दूल्हे का। इधर दूल्हे के पास आके कोई कहता है कि आपकी दुल्हन आपका वेट कर रही है। इस पर वो लड़का कहता है कि मैं दरअसल उस बीते हुए दिनों को याद कर रहा था कि कैसे हम मिले थे। अब सीन शिफ्ट होता है यहाँ से 5 साल पहले स्कूल के एक कैफेटेरिया में, जहाँ एक लड़का जिसका नाम फुतारू है हमेशा की तरह सस्ता वाला नाश्ता लेके मुस्कुराते हुए अपने रेगुलर टेबल पे जा रहा होता है। अभी उसकी टेबल पे किसी और का भी खाना आता है। वो देखता है कि ये तो एक लाल बालों वाली लड़की है जो स्कूल में नई लग रही है, जिसे देख फुतारू शौक था, साथ ही साथ पूरा क्लास भी, क्योंकि फुतारू एक टॉपर है और वो अकेले बैठना ही पसंद करता है। वो लड़की कहती है कि मैंने ये सीट पहले देखी थी, तुम दूसरे वाले पे चले जाओ। फुतारू कहता है कि वो हमेशा से यहीं बैठता है। खैर एंड में दोनों सीट शेयर करते हैं। तभी फुतारू की नज़र उसके नाश्ते पे पड़ती है जिसमें काफ़ी महंगी डिशेज थी। फिर वो अपने नोट्स को रिवाइज करते हुए खाने लगता है। वो लड़की कहती है कि लगता है तुम्हें काफ़ी कम नंबर आए हैं, इसलिए तुम पढ़ाई को लेकर इतना सीरियस हो गए हो। साइड में उसका मार्कशीट रखा हुआ था, तो रिजल्ट जानने के लिए वो उसका मार्कशीट देखती है तो शौक हो जाती है कि उसके 100 आउट ऑफ 100 मिले थे। ये देख के वो कहती है कि तुम जानबूझ के ये नाटक कर रहे थे ना, ताकि मैं तुम्हारा मार्क्स देखूं। और खैर तुम एक टॉपर हो तो क्या तुम मेरी मदद करोगे पढ़ाई में? और फुतारू उससे हाथ जोड़ के माफी मांग लेता है कि मेरे पास टाइम नहीं है। खाना खत्म करने के बाद फुतारू वहां से जाने लगता है तो वो लड़की कहती है तुमने खा लिया, बस इतना ही? अगर तुम्हें और चाहिए तो मैं अपना शेयर कर सकती हूँ। इस पर फुतारू कहता है कि वो तुमने जो अपने लिए मंगाया था वो पहले से ही बहुत ज्यादा है और खा के मोटी मत हो जाना। ये सुन के वो लड़की गुस्से से कहती है तुम तो बिल्कुल बुरे इंसान हो, मैं कुछ शेयर नहीं करने वाली तुम्हारे साथ। तभी फुतारू को उसकी बहन राया का कॉल आता है। वो बताती है कि हमारे कर्ज चुकाने का एक मौका है तुम्हारे पास। घर पे एक अंकल आए थे जो तुम्हें एज अ ट्यूशन टीचर चूज किए हैं, जहाँ तुम्हें अपनी ही क्लास की लड़की को पढ़ाना है और वो मार्केट रेट से 5 गुना ज्यादा पे कर रहे हैं। फुतारू कहता है सही में? अजीब है, क्यों? इस पर उसकी बहन कहती है वो छोड़ो ना, अब से हमारे सारे कर्ज उतर जाएंगे और तुम भी पेट भर के खाना खा पाओगे। अब सीन शिफ्ट होता है क्लासरूम में, जहाँ वही लड़की के बारे में टीचर बता रहे होते हैं कि ये एक ट्रांसफर स्टूडेंट में से एक है। लाल बालों वाली लड़की आके अपना इंट्रो देती है, जिसे सुन फुतारू शॉक हो गया था, क्योंकि ये वही लड़की थी जिसका नाम उसकी बहन राया ने बताया था, इत्सुकी नाकानो। और फुतारू उसको एक फेक स्माइल के साथ हाय करता है, पर वो मुंह घुमा के चली जाती है। अब फुतारू सोचता है कि ये क्या हो गया, मुझे जल्दी से सब ठीक करना होगा, नहीं तो मेरी जॉब चली जाएगी। अब लंच टाइम में फुतारू अपना लंच लेके इत्सुकी के पीछे जाने लगता है, ये सोचते हुए कि मौका मिलते ही उससे माफी मांग लूंगा। और वो देखता है कि इत्सुकी एक टेबल पे चली जाती है जहाँ पहले से 4-5 लड़कियां थी, इसलिए वो उससे कुछ नहीं कहता और अपने टेबल की तरफ जाने लगता है। तभी इत्सुकी की टेबल से ही एक लड़की उठ के उससे पूछती है कि क्या तुम इत्सुकी को जानते हो, या फिर कहीं तुम उसे पसंद तो नहीं करते? तो फुतारू ना कहता है और अपने टेबल पे आ जाता है। जिसके बाद वो खाना खत्म करके अपने सर पे हाथ रख के सोचने लगता है कि वो कैसे इत्सुकी से माफी मांगे। तभी उसके एकदम मुंह के सामने एक लड़की आ जाती है, जिससे वो काफी घबरा जाता है। फिर वो लड़की फुतारू को 2 मार्कशीट दिखाते हुए पूछती है कि तुम्हारा कौन सा है, 0 वाला या 100 वाला? तो फुतारू पूछता है कि मेरा रिजल्ट तुम्हारे पास कैसे आया? तो वो बताती है कि जब तुम इत्सुकी के पास से गुजर रहे थे तो ये वहीं गिर गया था। तो फुतारू कहता है कि 100 वाला। इसके बाद वो वहां से जाने लगता है, पर वो लड़की उसका हर जगह पीछा करने लगती है। परेशान होकर वो उससे पूछता है कि क्या है। वो बताती है कि दरअसल तुमने मेरी भी रिजल्ट्स रख ली है। फिर वो उसका 0 मार्क्स वाला देते हुए कहता है कि तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए, तुम्हें 0 मिला है। इस पर वो हंसते हुए उसे थैंक्स कह के चली जाती है। अब सीन शिफ्ट होता है जहाँ फुतारू अभी भी इत्सुकी का पीछा कर रहा होता है कि कब वो अकेले हो और वो जाके उसकी कंफ्यूजन को क्लियर करे। और वो हमेशा ही उन्हीं लड़कियों के साथ रहती थी। तभी उनमें से एक लड़की फुतारू को नोटिस कर लेती है और उसके पास आके इत्सुकी का पीछा करने के लिए पुलिस को कॉल मिलाने लगती है। तो फुतारू से माफी मांगता है कि वो अब से उसका पीछा नहीं करेगा, प्लीज ऐसा मत करो और अपनी दोस्त इत्सुकी को भी मत बताना। वो लड़की कहती है ठीक है, और ये कहते हुए चली जाती है, पर इत्सुकी मेरी दोस्त नहीं है। ये सुन के फुतारू थोड़ा कंफ्यूज था। सीन शिफ्ट होता है जहाँ फुतारू उसी बिल्डिंग को घूरे जा रहा था जहाँ वो पढ़ाने आया था, क्योंकि वो काफी बड़ी थी। तभी वहाँ एक लड़की उसे धमकाते हुए बोलती है, ए क्या घूर रहा है, जा घर जा। तो फुतारू उससे डबल कॉन्फिडेंस से बोलता है कि वो यहीं रहता है। तभी पीछे से वही लड़की निकलती है जिसने फुतारू को इत्सुकी का पीछा ना करने का बोला था। वो आके कहती है कि तुम झूठ कह रहे हो, तुम यहाँ नहीं रहते। यहाँ अंदर फुतारू इत्सुकी को देखता है जो लिफ्ट में एंटर कर रही थी। वो उसे दौड़ के उसका पीछे भागता है, पर तब तक लिफ्ट का गेट बंद हो जाता है। फिर फुतारू तेजी से 30 फ्लोर चढ़ने लगता है, ये सोचते हुए कि इतने बड़े बिल्डिंग में वो उसे कहाँ ढूंढेगा। ऊपर पहुंच के फुतारू को देख इत्सुकी उसे पूछती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ फुतारू इत्सुकी को बताता है कि वही उसका ट्यूशन टीचर है। इत्सुकी ये सुन के शॉक हो जाती है और कहती है ऐसा नहीं हो सकता, मैं तुमसे नफरत करती हूँ। तो फुतारू कहता है हो सकता है, पर सिर्फ इस वजह से मैं अपना जॉब नहीं खो सकता, इसलिए आज से मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा।
ये सुन के इत्सुकी नीचे बैठ जाती है। तभी वहाँ बाकी लड़की आ जाती हैं, जिन्हें देख फुतारू हैरानी से पूछता है कि ये तुम्हारी दोस्त यहाँ क्या कर रही हैं, और सेम वो लड़कियां भी हैरानी से पूछती हैं कि ये अजीब सा लड़का यहाँ क्यों आया है। इस पर इत्सुकी क्लियर करती है फुतारू से कि ये मेरी दोस्त नहीं है बल्कि बहनें हैं। हम 5 क्वांटप्लेट्स हैं, यानी 5 जुड़वा बहनें। और अपनी बहनों से बताती है कि ये लड़का आज से हमें पढ़ाने आया है। यहाँ फुतारू सोचता है तो इसीलिए मुझे मार्केट से 5 गुना ज्यादा पेमेंट मिलने वाला था। खैर अंदर आके वो गुस्साते हुए कहता है कि आखिर कोई मेरी क्लास लेने के लिए यहाँ क्यों नहीं है। तभी वहाँ वही 0 मार्क्स वाली लड़की आ जाती है जो अपना नाम योत्सुबा बताती है। फिर वो कहती है कि चलो सभी को साथ लेके आते हैं। फिर थोड़ी देर में सभी एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं इत्सुकी को छोड़ के। इधर नीनो और मीकू झगड़ा कर रहे थे क्योंकि नीनो ने मीकू की जैकेट पहन रखी थी और इचिका भी जम्हाई ले रही थी। तभी नीनो फुतारू को कुकीज एज अ वेलकम देती है और पानी पिलाते हुए उसे बाय कहती है। फुतारू को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तभी उसकी आंख खुलती है जहाँ वो एक टैक्सी में अपने घर के बाहर था और इत्सुकी उसके टैक्सी का पेमेंट करते हुए बताती है कि उसके पानी में नींद की दवाई थी और उससे ये भी कहती है कि अच्छा यही होगा कि तुम वहाँ दोबारा ना आओ। तो फुतारू कहता है कि वो अपनी जॉब से इतनी आसानी से गिव अप नहीं करने वाला। तभी वहाँ फुतारू की बहन राया आती है और फुतारू से पूछती है ये लड़की कौन है, क्या ये आपकी न्यू स्टूडेंट है। और फिर इत्सुकी से डिनर करके जाने कहती है। राया के क्यूटनेस के आगे इत्सुकी उसे ना नहीं कह पाती। फिर डिनर टाइम पे उनमें काफी हंसी मजाक चल रहा होता है। फिर राया अचानक से पूछ देती है कैसा रहा पहला दिन। ये सुन दोनों घबरा जाते हैं। इत्सुकी उसे बताने वाली होती है पर फुतारू उसे ऐसा कुछ ना बोलने बोलता है जिससे उसे बुरा लगे। वो कहती है ठीक ही रहा। इस पर राया कहती है अच्छा है, अब जल्दी ही हमारा कर्ज दूर हो जाएगा। इसके बाद इत्सुकी उनका शुक्रिया कह के निकलती है। बाहर फुतारू उसे छोड़ने आया था जहाँ उसे कहती है कि वो पढ़ने के लिए तैयार है। ये सुन के फुतारू काफी खुश होता है और उससे कहता है क्या तुम अपनी बहनों को भी मना सकती हो। 3 शिफ्ट होता है अगले दिन जहाँ फुतारू उन सबका एक साथ आने के लिए शुक्रिया करता है। तभी यहाँ नीनो कहती है कि तुम्हें हमें ट्यूशन देने की जरूरत नहीं है। इस पर फुतारू कहता है ठीक है, तुम मेरे बनाए इस क्वेश्चन में से आधे का ही आंसर दे दो, मैं मान जाऊंगा। नीनो कहती है कि मुझे साबित करने की जरूरत नहीं है। तभी इत्सुकी कहती है कि मैं साबित करूंगी कि मुझे पढ़ने के लिए किसी ट्यूटर की जरूरत नहीं है। इसके बाद फिर सभी क्वेश्चन सॉल्व करने बैठ जाते हैं। रिजल्ट आता है और सभी के मार्क्स अंडर 50 थे। इससे पहले फुतारू क्लास स्टार्ट करता है, 5 फिर से वहां से भाग जाती हैं। अब अगले दिन फुतारू काफी फ्रस्ट्रेशन में स्कूल पहुंचता है क्योंकि उसे ट्यूशन और स्कूल दोनों को मैनेज करना पड़ रहा था और उसकी ट्यूशन वाली टाइम वेस्ट जा रही थी क्योंकि लड़कियां उससे पढ़ने के लिए राजी ही नहीं थी। यहाँ स्कूल पहुंच के लड़कियां उसे देख के वापस भागने लगती हैं। फुतारू उन्हें रोकता है जहाँ नीनो उससे वापस से कहती है कि उन्होंने पढ़ना अब शुरू कर दिया है तो तुम्हें अब चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो फुतारू उनसे एक हिस्ट्री का क्वेश्चन पूछ देता है। आंसर नहीं पता होने पे वो वापस से क्लास की तरफ बढ़ने लगती हैं। यहाँ फुतारू अब सोचते हुए जा रहा होता है कि इन सबको ग्रेजुएट होना है और अगर इनका यही हाल रहा तो इनमें से सभी के सभी फेल होने वाली हैं। तभी उसे ध्यान आता है कि उसने अभी जो हिस्ट्री का क्वेश्चन पूछा उसका जवाब मीकू ने अपने आंसर शीट में दिया था, जो टेस्ट उसने घर पे लिया था, और उसने यहाँ क्यों नहीं बताया। इस बारे में बात करने वो मीकू के पास आता है पर वो उसे कोई रिप्लाई नहीं करती। फिर वो कैफेटेरिया में भी उसे पूछने की कोशिश करता है पर तभी वो देखता है कि मीकू ने एक अलग ही एडिशन की सॉफ्ट ड्रिंक ले रखी है। अभी यहाँ योत्सुबा आ जाती है और फुतारू से अपने स्कूल टेस्ट की आंसर शीट दिखाने लगती है जिसमें उसने सभी आंसर्स गलत दिए थे। यहाँ इचिका योत्सुबा को इन्हें अकेले छोड़ देने के लिए कहती है। फुतारू इचिका से पढ़ने के लिए पूछता है तो वो कहती है कि कौन इस हाई स्कूल की लाइफ को पढ़ने वढ़ने में वेस्ट करेगा, ये तो प्यार मोहब्बत का दौर है। ये सुन के फुतारू सीरियस हो जाता है और कहता है ये सब फालतू चीजें हैं जिससे बस टाइम वेस्ट होता है स्टूडेंट्स का। तभी यहाँ योत्सुबा कहती है कि हाँ वैसे भी मुझे कोई पसंद भी तो नहीं है। तभी वो मीकू से पूछती है जिससे मीकू शर्मा जाती है और फिर वो वहाँ से ना कह के चली जाती है। यहाँ मीकू के एक्सप्रेशन देख के इचिका और योत्सुबा कहते हैं कि जरूर मीकू को कोई पसंद है क्योंकि दोनों उसकी बहनें हैं और उसके एक्सप्रेशन समझती हैं। ये सुन फुतारू शौक था कि उसकी एक स्टूडेंट तो गई काम से। खैर जब फुतारू अपने डेस्क पे था वो अपने ड्रॉअर में देखता है मीकू का लेटर जिसमें मीकू ने लिखा था कि वो उससे रूफ टॉप पे मिलना चाहती है। ये पर फुतारू को डर था कहीं मीकू मुझे नहीं ये जरूर कोई प्रैंक होगा। खैर जब वो छत पे आता है मीकू उससे कहती है कि मुझे तुमसे कुछ कहना है। ये सुन फुतारू घबरा जाता है और आने वाले कन्फेशन के लिए खुद को रेडी करता है। तभी मीकू कहती है कि वो एंशिएंट टाइम के एक वॉरलॉर्ड को पसंद करती है। ये सुन फुतारू को कुछ समझ में नहीं आता। मीकू फिर उससे शर्माते हुए बताती है कि लड़कियों को एक्टर्स, स्टार्स, सुपरस्टार्स पसंद आते हैं जबकि उसे जापान के हिस्ट्री के राजा महाराजा काफी कूल, अट्रैक्टिव और पसंद पड़ते हैं। इस पे फुतारू अपॉर्चुनिटी पाते हुए उसे आश्वासन दिलाता है कि इसमें कोई एम्ब्रेसिंग फील करने वाली बात नहीं है। अगर कोई चीज तुम्हें पसंद है तो उसे विश्वास के साथ कहना चाहिए। इसके बाद वो उससे कहता है अगर वो उसकी ट्यूशन लेगी तो वो उसे वॉरलॉर्ड्स के बारे में और बताएगा। इस पे मीकू कहती है कि उसे सब पता है, चाहे तो पूछ सकते हो। इसके बाद फुतारू उससे एक से एक क्वेश्चन करता है और मीकू कॉन्फिडेंट के साथ उसका जवाब देते हुए साबित करती है कि वो कितना जानती है वॉरलॉर्ड के बारे में। इसके बाद मीकू उससे वही जूस निकाल के उसे दिखाते हुए उस पे लिखी लिपि के बारे में पूछती है जो कि वॉरलॉर्ड से ही रिलेटेड था और फुतारू को इसके बारे में नहीं पता था जिससे मीकू कहती है कि तुम मुझे पढ़ाने के लायक ही नहीं हो।
इसके बाद तो फुतारो लाइब्रेरी आके वॉरलॉर्ड से रिलेटेड सारी एंशिएंट हिस्ट्री चाट जाता है और अगले दिन वो आके मीकू से फिर उसे क्वेश्चन पूछने कहता है और मीकू उससे एक क्वेश्चन पूछ के वहां से भागने लगती है। फुतारो उसका जवाब देने उसके पीछे भागता है और फिर ये लोग भागते भागते क्वेश्चन आंसर कर रहे होते हैं। सही में आराम से भी बैठ के बात कर लो यार। फिर एंड में दोनों थक के ग्राउंड में बैठ जाते हैं जहाँ फिर मीकू के लिए फुतारो वही सोडा ड्रिंक लेके आता है और उस पर प्रिंट की गई लिपि के बारे में बताता है कि ये जापानीज हिस्ट्री में किसका रेफरेंस है। वो बताता है कि उसने ये जानने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करी है और युत्सुबा ने भी उसकी मदद की। पर मीकू से पूछती है कि क्या उसने वॉरलॉर्ड्स वाली बात युत्सुबा को बता दी। ये पूछते हुए वो काफी घबराई हुई थी। इस पर फुतारो कहता है कि नहीं, तुम अपनी बहनों से बात क्यों छुपा रही हो। इस पर मीकू बताती है कि बाकियों में मैं सबसे साई और लूजर रही हूँ। तो फुतारो कहता है कि ऐसा नहीं है, मैंने जो टेस्ट लिया था उसमें सबसे तुम्हारे ज्यादा नंबर्स आए थे। इस पर मीकू खुश ना होते हुए कहती है पर हम क्वांटेप्लेट्स हैं, वो चारों हर वो काम कर सकती हैं जो मैं कर सकती हूँ। तो फुतारो को आइडिया आता है कि हाँ तुमने सही कहा, इसका मतलब अगर तुम सब साथ होके पढ़ो तो तुम्हें भी सभी 100 स्कोर कर पाओगे। सीन शिफ्ट होता है जहाँ इस बार ट्यूशन क्लास में युत्सुबा के साथ मीकू भी अब परमानेंट स्टूडेंट बन गई थी और फुतारो की अब भी नीनो के साथ नहीं बन रही थी, पता नहीं क्यों। अब क्लासेस के लिए फुतारो फिर सभी को गैदर कराता है जहाँ हमेशा की तरह युत्सुबा एक्साइटेड रहती है और नीनो उसके मुंह के पास ही अपना दरवाजा बंद कर देती है और इत्सुकी भी कहती है कि मैं अपने से ही पढ़ने वाली हूँ, उम्मीद है कि तुम माइंड नहीं करोगे। फुतारो फिर अपने आप को काम रखता है कि तीन ही फिलहाल रेडी तो है मेरे से पढ़ने के लिए। और तभी ऊपर से नीनो फुतारो को ग्लास दिखाते हुए पूछती है कि तुम्हें नींद तो नहीं आ रही सर जी। तो फुतारो गुस्सा ना होकर प्यार से पूछता है कि तुम भी हमें ज्वाइन क्यों नहीं करती। इस पर नीनो मना कर देती है और यहाँ तक कि वो सभी को भी सेशन अटेंड नहीं करने देती। वो युत्सुबा से आके कहती है कि उसकी बास्केटबॉल की टीम उसे बुला रही है। इचिका से वो कहती है कि तुम्हें कोई जरूरी काम था ना। इस पर इचिका को भी याद आता है और वो भी वहां से चली जाती है। फिर वो इत्सुकी से कहती है तुम्हें अगर अकेले ही पढ़ना है तो ये अच्छा रहेगा कि तुम लाइब्रेरी में जाके पढ़ो। तो इत्सुकी कहती है कि हाँ ये सही रहेगा। फिर वो मीकू को भी बहकाने की कोशिश करती है पर मीकू उसकी एक नहीं सुन रही थी। फिर दोनों में बहस होने लगती है। फुतारो दोनों को शांत कराने की कोशिश कर रहा था कि बहनें ऐसे नहीं लड़ा करती। फिर फुतारो की पेट में गुड़गुड़ होने लगती है, इसलिए दोनों के बीच समझौता कुकिंग कंपटीशन से होता है। या फिर फुतारो दोनों की डिशेस टेस्ट करता है और बराबर का नंबर देता है। खैर आज की पढ़ाई पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो गई थी, इसलिए फुतारो घर निकल रहा होता है और मेन गेट पे जाते ही उसे याद आता है कि उसने डोर का कार्ड अंदर ही छोड़ दिया। फिर वो हाईटेक सिक्योरिटी सिस्टम से मीकू को कॉल लगाता है कि वो कार्ड भूल गया है। इस पर मीकू कहती है कि वो आके खुद से ले ले। दरअसल मीकू शावर ले रही होती है। जैसे ही वो अंदर आता है वो देखता है कि नीनो अपने बाल ड्राई कर रही होती है। वो चुपचाप अपने कार्ड लेकर निकलने वाला होता है तभी नीनो को लगता है कि वो उसकी बहन है, इसलिए उससे उसके कॉन्टेक्ट लेंस दे देने बोलती है जो उसने निकाल के रखे थे। फुतारो उस पर ध्यान नहीं दे रहा था, इसलिए वो फ्रस्ट्रेट हो जाती है कि उसकी बहन उसकी मदद नहीं कर रही और इसमें फुतारो की ही गलती बोलने लगती है कि उसी के घर आने से सब बदलने लगे हैं। इसके बाद वो खुद उठ के अपने लेंसेज को ढूंढने लगती है। इधर फुतारो अपने कार्ड लेके निकलने ही वाला होता है तो वो देखता है कि नीनो एक सेल्फ खोलती है जिसमें बहुत सारे बुक्स रखे थे और वो उस पे गिरने ही वाले थे। ये देख के फुतारो से बचाने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है जिसे दोनों फ्लोर पे गिर जाते हैं। नीनो पूछती है कि आखिर कौन हो तुम, और हद तो तब हो जाती है जब यहाँ इत्सुकी इन्हीं के बीच में आके फोटो ले लेती है। जिसके बाद हम देखते हैं फुतारो पे इल्जाम लगा था, इचिका जज बनी थी और इत्सुकी का कहना था कि उसने ये जानबूझ के किया है, जहाँ मीकू फुतारो की डिफेंडर लॉयर बनी थी। नीनो चाहती थी कि इसके लिए इसे यहाँ आने से बैन कर दिया जाए और फैसला खत्म होता है फुतारो के पक्ष में, उन फोटोज को मद्देनजर रखते हुए जिसमें साइड में गिरे हुए बुक्स फुतारो की बात को सही साबित करते थे। ये देख के कि फुतारो निर्दोष है, जिसके बाद नीनो वहाँ से गुस्से से भाग जाती है। फिर फुतारो यहाँ से अपने घर के लिए निकल रहा होता है, तभी वो देखता है कि नीनो वहीं गेट के पास बैठी है। वो ये सोचते हुए जाने लगता है कि उनके ये घर का मामला है तो उसे इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। तभी वो वहीं आके बैठ जाता है। फुतारो को काफी देर तक बैठा देख नीनो कहती है कि वो अपने बहनों से नफरत करती है। तो फुतारो कहता है कि अभी अभी अंदर उसने कहा था कि ये घर तुम पांचों का है, मेरी भी एक बहन है और जब भाई बहनों में झगड़े होते हैं तो गलती किसी की भी नहीं होती। इस पर नीनो खड़ा होते हुए कहती है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, गलती हमारी नहीं है बल्कि सारी की सारी गलती तो तुम्हारी है। कितनी भी कोशिश कर लो मैं तुम्हें अपने टीचर के रूप में एक्सेप्ट नहीं करूंगी। फुतारो सोचता है कि मैंने ऐसा नहीं सोचा था कि सारी की सारी गलती मेरी निकल जाएगी। फिर सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट डे जो संडे था और फुतारो आज काफी खुश होकर पढ़ाई कर रहा था क्योंकि उसे आज उन पांचों को नहीं झेलना होगा। और तभी राया और उसे दरवाजा खटखटाने की आवाज आती है। दोनों को लगा था कि ये जरूर लोन वाले लोग होंगे। फुतारो डरते डरते दरवाजा खोलता है पर ये इत्सुकी होती है। वो यहाँ फुतारो को उसके 2 दिन की पेमेंट देने आई थी। पहले तो फुतारो लेने से मना कर देता है क्योंकि उसका मानना था कि उसने अभी भी उन्हें कुछ नहीं पढ़ाया, और बाद में वो रख लेता है जब इत्सुकी उसे कहती है कि उसकी वजह से मेरी बहनें में अच्छे अच्छे बदलाव आने लगे हैं पढ़ाई को लेके। राया खुश होते हुए इत्सुकी को घूमने चलने को कहती है और वो मना नहीं कर पाती। इसके बाद वो लोग टाइम जोन जाके खूब एंजॉय करते हैं, जहाँ इत्सुकी देखती है कि राया को खुश देख के फुतारो कितना खुश था।
इसके बाद अब शाम हो जाती है। घर जाते हुए फुतारो इत्सुकी से पूछता है, क्या तुम आने वाले एग्जाम्स के लिए पढ़ रही हो? और इत्सुकी कुछ नहीं बोलती और वहां से जाने लगती है। फुतारो उसे रोकता है, पर तभी राया यहाँ कहती है कि मुझे 4 और इत्सुकी दिख रही हैं। यहाँ बाकी सभी भी लड़कियां आ जाती हैं क्योंकि वो फायरवर्क्स देखने जाने वाली थी। युत्सुबा आगे राया से पूछती है कि क्या वो भी उसके साथ चलेगी। वो फुतारो की तरफ देख के पूछती है, जिसके बाद फुतारो कहता है हाँ बिल्कुल, पर उससे पहले इन 5 को अपना होमवर्क कंप्लीट करना होगा। राया को साथ ले जाने के एक्साइटमेंट में सभी न चाहते हुए भी अपना होमवर्क कंप्लीट कर लेती हैं। इसके बाद सभी फेस्टिवल में फायरवर्क्स देखने निकलते हैं। फुतारो को अब भी यकीन नहीं हो रहा था कि सभी ने अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि सभी इतनी एक्साइटेड क्यों हैं उस फायरवर्क्स को देखने के लिए। तभी फुतारो नोटिस करता है कि इचिका किसी से कॉल पे कहती है, क्या आज? इसके बाद सभी को नीनो एक ऊंची बिल्डिंग की तरफ ले जाने लगती है, जहां से वो लोग एक साथ फायरवर्क्स देख पाएं। फुतारो राया को अपनी स्लीव पकड़ लेने बोलता है ताकि वो भीड़ में कहीं खो न जाए। यहाँ चलते हुए मीकू फुतारो को बताती है कि उनके लिए ये फायरवर्क्स एक साथ देखना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि जब तक उनकी मॉम थी वो सभी को एक साथ फायरवर्क्स दिखाने ले आती थी। फुतारो यहाँ समझ जाता है कि ये इनके इमोशंस से जुड़ा है। अभी नीनो नोटिस करती है कि फुतारो और मीकू को छोड़ के उनकी बाकी बहनें कहीं खो गई हैं और इतनी भीड़ थी कि नीनो भी पीछे देखने की वजह से गिरने वाली थी। तभी उसे फुतारो आके पकड़ लेता है और वो फिर बिल्डिंग की तरफ चलने बोलता है। नीनो उससे कहती है कि उसे यहाँ किसी ने नहीं बुलाया था। फुतारो कहता है कि हाँ, पर वो चाहता है कि सभी एक साथ फायरवर्क्स देखें। खैर फिर नीनो उसकी स्लीव पकड़ के चलने लगती है। जब वो लोग बिल्डिंग के छत पे पहुंचते हैं, फायरवर्क्स स्टार्ट हो गया था और यहाँ इन दोनों को छोड़ के बाकी कोई नहीं था। नीनो को यहाँ याद आता है कि जल्दबाजी में उसने उन्हें इस बिल्डिंग का लोकेशन किसी को बताया ही नहीं, इसलिए वो कॉल मिलाने लगती है, जहाँ युत्सुबा बताती है कि वो और राया क्लॉक टावर के पास हैं। तभी ऊपर से फुतारो को इचिका दिखती है और वो नीनो से यहीं रुकने कह के उसे बुलाने आता है। इससे पहले वो इचिका को पकड़े, कोई आदमी उसे आके रोक देता है और पूछता है कि ये कौन है तुम्हारी। यहाँ फुतारो सोच रहा होता है कि दोस्त, टीचर, नहीं जान पहचान वाले। तभी वो देखता है कि इचिका और वो आदमी यहाँ से जा चुके हैं। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि इचिका उसे बिना कुछ कहे कहाँ चली गई। तभी उसे मीकू ढूंढते हुए आ जाती है। फुतारो देखता है कि मीकू के पैर में भीड़ की वजह से चोट लग गई है। वो फिर उसे एक जगह पे बैठा के उसकी मरहम पट्टी करता है और फिर उसे हाथ पकड़ के उठाता है। तभी आगे उन्हें 2 लड़कियां मिलती हैं जो उनसे पूछती हैं कि क्या आप दोनों कपल्स हैं। इस पर दोनों ना कहते हैं और उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था, क्योंकि फुतारो और मीकू अभी भी हाथ पकड़ के चल रहे थे। दोनों तुरंत हाथ खींच लेते हैं और मीकू यहाँ कहती है कि वो दोनों दोस्त हैं और फुतारो कहता है कि नहीं, हम बस जान पहचान वाले हैं। मीकू ये सुन के शॉक हो जाती है पर कुछ नहीं कहती। तभी मीकू को सामने इत्सुकी दिखती है। फुतारो इत्सुकी को साथ लाने जाता है। यहाँ वो इत्सुकी से पूछता है कि हमारा रिलेशन क्या है। इस पर इत्सुकी कहती है कि अभी तक तो हम अनजान ही हैं और तुम्हें भी ये बात पता है। इसके बाद वो आगे बढ़ जाती है। फुतारो इत्सुकी से ये आंसर एक्सपेक्ट नहीं किया था। तभी कोई लड़की आके फुतारो का हाथ पकड़ लेती है। ये होती है इचिका, जो उसे खींचते हुए एक अंधेरी गली में ले जाने लगती है। जब दूसरी तरफ सभी बहनें अलग अलग होकर फायर क्रैकर्स देख रहे थे। इचिका यहाँ फुतारो से कहती है कि सॉरी, इस बार वो सभी के साथ फायर क्रैकर नहीं देख पाएगी, क्योंकि उसे आज अभी ही ऑडिशन के लिए जाना है। इससे पहले फुतारो उस आदमी के बारे में पूछता, इचिका बता देती है कि वो कैमरामैन है जो मुझे ले चलने आया है। इसके बाद वो जाने लगती है। तभी वो देखती है कि वो कैमरामैन इधर ही आ रहा था। इचिका का यहाँ किसी के साथ अकेले में होना उसके ऑडिशन पे निगेटिव इम्पैक्ट डाल सकता था, इसीलिए वो अपना मुंह दूसरी तरफ करके फुतारो को हक कर लेती है। वो आदमी दरअसल इचिका को ही ढूंढ रहा था कि कहाँ चली गई। फिर वो वहीं आके बैठ जाता है। अब दोनों उसके जाने तक एक कपल जैसा ही नाटक करके गले मिले हुए थे, जिससे फुतारो को ऑकवर्ड फील होता है। यही दूसरी तरफ इचिका भी लाल पड़ी थी। वो उससे कहती है कि वो दोनों दोस्त हैं तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। और तभी फुतारो उससे कहता है कि वो उसका दोस्त नहीं है बल्कि टीचर है। ये सुन के इचिका हर्ट हो जाती है और कहती है कि मुझे लगा था हम दोस्त हैं। यहाँ फुतारो को रियलाइज होता है कि कैसे मीकू भी उसे अपना फ्रेंड मानती है और उसके मना करने पे वो भी हर्ट हो गई थी। अभी दोनों देखते हैं वो आदमी मीकू को इचिका समझ के लेके जाने लगा था। दोनों उसका पीछा करते हैं। इधर वो कैमरामैन मीकू को जल्दी चलने बोल रहा होता है और मीकू के पैर में तो चोट आई थी, इसलिए वो लंगड़ाते हुए जा रही थी। अभी यहाँ फुतारो आके उससे मीकू का हाथ छुड़ा लेता है। वो आदमी फिर से उससे वही सवाल पूछता है कि तुम इसके क्या लगते हो। यहाँ फुतारो कहता है कि ये मेरी दोस्त है, वो नहीं जिसे तुम ढूंढ रहे हो। तभी इचिका पीछे से उसे हाय करती है और फिर वो फुतारो और मीकू को सॉरी कह के जाने लगती है। यहाँ फुतारो मीकू को सारी बात बताता है और फिर वो उससे इचिका को रोकने के लिए कहती है। यहाँ फुतारो भाग के पार्किंग लॉट में आता है जहाँ वो आदमी अपना कार लाने गया था। इचिका फुतारो को देख के कहती है कि उसका जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसे वो रोल चाहिए जो उसकी एक्ट्रेस बनने के कैरियर में मदद करेगा। फुतारो से कहता है कि मैं तुम सबको पढ़ाता हूँ क्योंकि मुझे पैसों की जरूरत है। तुम्हें क्या जरूरत है जो तुम अभी से ही पढ़ाई पे फोकस ना करके ऑडिशन पे ध्यान दे रही हो। इचिका उसे बताती है कि वो क्वांटरप्लेट्स में सबसे बड़ी बहन है, इसलिए वो सभी के सामने एक रोल मॉडल बनना चाहती है। यहाँ फुतारो उसके ऑडिशन के लिए विशेष देता है और कहता है कि उसे वहाँ झूठी स्माइल ना दिखाने। इसके बाद वो आदमी आता है और इचिका कार में बैठ के निकल जाती है। ऑडिशन में वो सबसे आखिरी कंटेस्टेंट थे
फिर वो उसे अलाउ करते हैं डायलॉग के लिए। यहाँ इचिका फुतारू की बातों को ध्यान में रखते हुए एक ट्रू फीलिंग्स के साथ अपने डायलॉग डिलीवरी देती है, जिसे सुन वहाँ के सभी लोग हैरान थे। खैर इसके बाद उसका कैमरामैन उसे वहीं छोड़ने आता है जहाँ इवेंट सब खत्म हो चुके थे और फुतारू उसका वहीं वेट कर रहा होता है सोते हुए। फिर इसके बाद वो उसे पास के एक पार्क में ले चलने कहता है। इचिका उससे पूछती है क्यों, तो वो कहता है चलो पता चल जाएगा। यहाँ पहुँच के इचिका देखती है कि उसकी सभी बहनें ढेर सारे छोटे छोटे फायर क्रैकर्स जला रखे थे और उसका वेलकम करते हैं। फुतारू यहाँ आके उसकी बहन का ध्यान रखने के लिए उनसे थैंक्स कहता है, जो कि एक बेंच पे ही सो गई थी। नीनू फुतारू को कहती है कि उसने भी आज अच्छा काम किया है। यहाँ इचिका काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है और उन सब से माफी मांगती है कि उसकी वजह से ही सब साथ में फायरवर्क्स एंजॉय नहीं कर पाए। नीनू कहती है कि नहीं, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, बल्कि मैंने ही वो बिल्डिंग की लोकेशन किसी को भी नहीं दी थी, इसलिए सब खो गए। एक एक करके यहाँ सभी अपनी गलतियां मानते हैं, जिसके बाद सब एक साथ फायरवर्क्स एंजॉय करते हैं। हालांकि ये वैसा बिल्कुल नहीं था जैसे उन्होंने सोचा था। सीन शिफ्ट होता है जहाँ टीचर सभी को उनके अपकमिंग मिड टर्म एग्जाम के लिए डेट अनाउंस करते हैं। फुतारू भाग के सभी को लाइब्रेरी में इकट्ठा करता है, पर नीनो उसे एक थप्पड़ जड़ देती है जब वो नीनो के फ्रेंड्स के सामने उससे बार बार चल के उसके साथ पढ़ने बोल रहा था। और इत्सुकी भी सेल्फ स्टडीज में ही बिलीव कर रही थी। फिर फुतारू युत्सुबा, मीकू और इचिका को लाइब्रेरी में उन्हें और ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है ये बता रहा होता है। तभी वो देखता है कि मीकू इंग्लिश पढ़ रही थी, जो कि उसका सबसे टफ सब्जेक्ट था। ये देख फुतारू उसकी तारीफ करता है, पर वो कहती है कि वो बस पढ़ने की कोशिश कर रही है। ये देख करके कि मीकू अपने टफ सब्जेक्ट को पढ़ रही है, मोटिवेट होकर बाकी दोनों लड़कियां भी स्टडीज करती हैं। सेशन खत्म होने पे सभी फुतारू को अपने घर इनवाइट करती हैं, पर वो मना कर देता है क्योंकि उसे खुद के लिए भी तो पढ़ना था। घर जाते समय इत्सुकी फुतारू के पास हांफते हुए फोन लेके आती है, जो उसके डैड का था। वो जानना चाहते थे कि ट्यूशन क्लास कैसी चल रही है। फुतारू कहता है कि वो कोशिश कर रहा है, और उनके डैड कहते हैं कि अगर उनमें से कोई भी फेल हुआ तो तुम अपने जॉब से हाथ धो बैठोगे। ये सुन के फुतारू शॉक हो जाता है और कहता है कि उसे तो बस अभी कुछ ही दिन हुआ है, और कॉल डिस्कनेक्ट हो जाता है। फुतारू यहाँ गुस्से से फोन पटकने वाला होता है, पर इत्सुकी उसे याद दिलाती है कि ये फोन उसका नहीं है। वो उसे पूछती है कि क्या कहा पापा ने। इस पर फुतारू उससे कहता है कि वो छोड़ो, तुम्हें पढ़ाई में मेरी हेल्प लेनी ही होगी। इस पर इत्सुकी कहती है कि वो खुद पढ़ लेगी। फुतारू कहता है कि ठीक है, फिर फेल होना तो मेरे पास मत आना रोते हुए। इसके बाद इत्सुकी गुस्से से चली जाती है। फुतारू अब अफसोस करने लगता है कि आखिर उसने ऐसी कन्वर्सेशन क्यों की उसके साथ। सीन शिफ्ट होता है जहाँ फुतारू और बाकी सब गेम खेल रहे होते हैं। तभी फुतारू कहता है कि ब्रेक खत्म हुआ और अब पढ़ाई करने का टाइम है, और सभी कहने लगती हैं कि वो लोग बहुत देर से पढ़ाई कर रहे हैं, इसलिए अब थक गए हैं। इस पर फुतारू कहता है कि उसकी जॉब खतरे में है, और तभी यहाँ नीनो आ जाती है, जो उनके गेम में ज्वाइन करती है। नीनो को देख फुतारू उनसे कुछ नहीं कहता, क्योंकि अगर ये बात नीनो को पता चल जाएगी जो उसके डैड ने कहा है, तो फिर न खुद पढ़ेगी न किसी और को पढ़ने देगी। तभी यहाँ इत्सुकी आती है, ये कहते हुए कि तुम लोग कुछ ज्यादा ही शोर कर रहे हो। इधर नीनो फुतारू को घर भेज रही थी कि टीचर जी जाइए, आपका घर जाने का टाइम हो गया है। और तभी पीछे से इचिका कहती है कि फुतारू, तुमने वादा किया था कि आज तुम नाइट में भी पढ़ाने वाले हो। ये सुन के नीनो और फुतारू दोनों शॉक थे। खैर फुतारू सांस ले रहा था, तभी उसके गेट पे नीनो आती है। फुतारू उससे इत्सुकी समझ के उससे माफी मांगता है और बताता है कि आखिर उसके डैड ने क्या कहा। तभी नीनो अंदर आ जाती है, जिससे फुतारू को रियलाइज होता है कि ये उसने किससे कह दिया। यहाँ नीनो कहती है कि फिर तो वो जानबूझ के नहीं पढ़ेगी, जिससे फुतारू को डैड निकाल दे। और इसके बाद सभी नाइट सेशन के लिए रेडी थे। फुतारू यहाँ पे नीनो को ज्वाइन करने बोलता है, ये जानते हुए भी कि वो नहीं आने वाली। वहीं साइड में बैठ के अपना फोन चलाने लगती है। फुतारू को यहाँ आइडिया आता है और वो बाकियों से उनके होमवर्क खत्म करने पे उन्हें एज अ रिवॉर्ड देता है कि वो एक एक करके बताएगा कि उसे कैसी लड़की पसंद है। उनकी ये बातें नीनो भी सुन रही होती है। तभी युत्सुबा अपना होमवर्क खत्म करती है, तो फुतारू एक पॉइंट रिवील करता है कि वो जोशीली और फुर्तीली होनी चाहिए। इसके बाद मीकू भी अपना वर्क कंप्लीट कर लेती है। नेक्स्ट खूबी वो दिखाता है कि उसे अच्छा खाना बनाना आना चाहिए। नीनो भी ये सब देख रही होती है। इसके बाद इचिका भी अपना काम कंप्लीट कर लेती है। आखिरी पॉइंट में फुतारू लिखा था कि उसे अपने भाई की केयर करने आना चाहिए। तो नीनो उठ के कहती है कि तुम तो अपनी ही बहन के बारे में बात कर रहे हो। नीनो के अचानक से बोलने पे सब उसे देखने लगते हैं, जिससे वो वहां से चली जाती है। ऊपर से तभी इत्सुकी यहाँ जाती है, जो मीकू से उसके हेडफोन मांग के ले जाती है। यहाँ इत्सुकी फुतारू से अब भी बात नहीं कर रही थी। इचिका ये नोटिस करती है और इसके बारे में फुतारू को अकेले में लाके पूछती है। यहाँ फुतारू से बता देता है कि दोनों में किस बात को लेकर बहस हुई थी। यहाँ इचिका फुतारू से इत्सुकी के बारे में बताती है कि वो बस अपनी बात को रख नहीं पाती और थोड़ी जिद्दी भी है, जैसे कि तुम हो। इस पर फुतारू उसकी सर पे हाथ रख के कहता है कि वो सही में एक बड़ी बहन की तरह इत्सुकी को जानती है। खैर रात होती है और मीकू फुतारू को अपना रूम दे देती है सोने के लिए, और खुद इचिका के रूम में सोने चली जाती है। और आधी रात को जब बाथरूम से आते समय वो भूल जाती है कि उसके रूम में फुतारू सोया है, और जाके वहीं सो जाती है। फिर क्या था, अगली सुबह जब फुतारू जगता है और अपने सामने मीकू को देखता है, तो उसके तो होश ही उड़ जाते हैं। इधर बाकी लड़कियां मीकू के बारे में पूछती हैं, खास करके इचिका, क्योंकि मीकू उसी के साथ सोई थी पर सुबह में वो नहीं दिखी।
इधर फुतारू यहाँ से चुपके से निकल रहा होता है, इससे पहले किसी को पता चले। तभी उसके सामने इत्सुकी खड़ी थी जो उससे कहती है कि उसे पढ़ाई में मदद करने, और यहाँ फुतारू उससे अभी जबरदस्ती यहाँ से चले जाने के लिए कहता है, जिससे इत्सुकी यहाँ से गुस्सा होते हुए चली जाती है। इसके बाद इचिका, योत्सुबा और फुतारू लाइब्रेरी आते हैं पढ़ने के लिए, जहाँ इचिका फुतारू से कहती है कि वो अपना पेन घर पे भूल गई है तो जाके ले आए। योत्सुबा उसे बहुत सारे अपने पेन्स दिखाने लगती है, और यहाँ इचिका कहती है कि उसे अपने ही पेन से पढ़ना है। यहाँ इचिका फुतारू से कहती है कि वो जाके इत्सुकी से इस टाइम माफी मांग सकता है। फुतारू भागते हुए घर आता है, जहाँ उसे रास्ते में मिकू मिलती है जो लाइब्रेरी के लिए ही निकल रही थी। यहाँ मिकू फुतारू से पूछने की कोशिश करती है कि कल रात क्या हुआ था। इस पर फुतारू कहता है कि कुछ नहीं, वो उस समय जाग ही रहा था और जाके फिर लिविंग रूम में सो गया। मिकू ये जान के थोड़ा आश्वस्त होती है और कहती है ठीक है, लाइब्रेरी में मिलते हैं। अंदर आके फुतारू देखता है इत्सुकी को, जो मिकू बनने का नाटक कर रही थी। यहाँ वो ऐसा दिखाता है कि वो उसे मिकू ही समझ रहा है, फिर उसे पढ़ाने लगता है। यहाँ उससे माफी मांगता है उस झगड़े के लिए, और इत्सुकी भी उसे माफ कर देती है। वो ये भूल जाती है कि वो मिकू बनी थी। फिर दोनों हंसने लगते हैं। रात भर पढ़ने के बाद सभी वहीं लिविंग रूम में ही सो गए थे। तभी फुतारू देखता है कि वो सब एग्जाम के लिए लेट हो गए हैं। सब फटाफट भागते हैं कॉलेज की तरफ, जहाँ उनमें से योत्सुबा ही ऐसी थी जो काफी तेज भाग रही थी। बाकी सब पीछे पीछे आ रहे थे, इसलिए सिर्फ वही टाइम पे अंदर जा पाई, और बाकी सब बाहर बैठ के अंदर जाने का प्लान बनाते हैं। जहाँ सभी लड़कियां योत्सुबा जैसे हेयर स्टाइल करके गार्ड को ये कहती हैं कि वो लोग तो अंदर ही थी, बस बाहर आई थी कुछ काम के लिए। ऐसे करके सभी अंदर चली जाती हैं, पर बेचारा फुतारू को गार्ड पकड़ के प्रिंसिपल के पास ले जाता है। यार इधर बाकी सभी क्वांटरप्लेट्स पूरे जोश के साथ एग्जाम देने बैठती हैं, और पेपर देख के उन्हें समझ में आने लगा था कि क्यों फुतारू उनसे बार बार पढ़ने को कहता रहता था। रिजल्ट आता है और वो सभी मुश्किल से सिर्फ एक ही सब्जेक्ट में पास हो पाई थी। फुतारू देखता है कि सभी बहनें किसी न किसी एक सब्जेक्ट में अच्छी हैं, इसलिए वो उनसे कहता है कि मैं अगर ना रहूं तो तुम सब एक दूसरे की हेल्प से भी पढ़ सकती हो, क्योंकि तुम में से हर एक किसी न किसी सब्जेक्ट में अच्छा है। वो कहती है मैं ना रहूं से तुम्हारा क्या मतलब था। तो यहाँ इत्सुकी को उसके डैड का कॉल आता है, जिससे वो फुतारू को दे देती है। फुतारू यहाँ उनसे कहता है कि अच्छा यही होगा कि आप मुझसे भी बेहतर ट्यूटर ढूंढ लें। ये सुन के बाकी सभी लड़कियां शॉक हो जाती हैं। उनके डैड कहने लगते हैं लगता है रिजल्ट्स अच्छे नहीं आए हैं। तभी यहाँ नीनो उससे फोन ले लेती है और झूठ कहती है कि वो लोग पासिंग मार्क्स ला दिए हैं। फोन कट हो जाने पे फुतारू कहता है कि आखिर तुमने झूठ क्यों कहा। इस पर नीनो कहती है कि अगली बार नहीं कहूंगी, इसलिए हमें पढ़ाने पे ध्यान दो। यहाँ बाकी लड़कियां काफी खुश होती हैं कि फुतारू अब भी उनका ट्यूटर है।